हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जनवरी 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2017 का, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 मूल्यांकन अनुसंधान, ऑप्शन 2 मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन 3 क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन 4 व्यवहित अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन था कि किसी विद्यालय का प्राचार्य है। अब किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। तो यह प्रयास अनुसंधान किस प्रकारता से संबंधित है? अब यह जो प्रिंसिपल के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो होगा क्रियात्मक अनुसंधान। दूसरा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? ऑप्शन 1 विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन। ऑप्शन 2 योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। ऑप्शन 3 योजना निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण, क्रियान्वयन। ऑप्शन 4 क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना निर्माण, विमर्श। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? ऑप्शन 1 समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकत्रीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। ऑप्शन 2 है शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण, प्रदत्त एकत्रीकरण। ऑप्शन 3 है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण, तथा निष्कर्ष निरूपण। ऑप्शन 4 है समस्या स्थापन, प्रतिदर्श, तथा प्रदत्त एकत्रीकरण, उपकरणों के बारे में निर्णय करना, परिकल्पना निर्माण, शोध साक्ष्य का संकलन एवं निर्वचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समस्या स्थापन। तो देख लेंगे कि अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। हमें अनुसंधान चरणों का तार्किक क्रम पूछा गया है, तो वो क्रम इस प्रकार होगा, पहले समस्या स्थापन आएगा, उसके बाद परिकल्पना निर्माण, उसके बाद शोध अभिकल्प का विकास, उसके बाद प्रदत्त एकत्रीकरण, उसके बाद प्रदत्त विश्लेषण, उसके बाद सामान्यीकरण तथा उसके बाद निष्कर्ष निरूपण। यह जो अनुसंधान की जो तार्किक क्रम है वो दर्शाता है। चौथा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची फर्स्ट दी गई है कि प्रयोगात्मक विधि, और जो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, सूची फर्स्ट है अनुसंधान विधि और सूची सेकंड है प्रदत्त संकलन उपकरण। अब हमें इसे सही बताना है, तो सूची फर्स्ट में ए है प्रयोगात्मक विधि, जो कि सूची सेकंड का 3 ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षाएं, और सूची फर्स्ट का ऑप्शन बी है कार्योत्तर विधि, जो कि सूची सेकंड का ऑप्शन है 4 है विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। सूची फर्स्ट का सी है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, तो इसका होगा ऑप्शन 2 प्रश्नावली, और सूची फर्स्ट का डी है इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि, जिसका होगा ऑप्शन 1 प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों का उपयोग करना। पांचवा क्वेश्चन है, शोध नैतिकता का विकास शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? ऑप्शन 1 समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में, ऑप्शन 2 है शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, ऑप्शन 3 है प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, ऑप्शन 4 है निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। क्वेश्चन पूछा गया था कि शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण को संगत मानता है? तो शोध नैतिकता का जो चरण है, शोध के किस चरण को संगत मानता है? तो शोध नैतिकता को प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण को यह संगत मानता है। छठवां क्वेश्चन है,
निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? ऑप्शन 1 है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, ऑप्शन 2 है शोधकर्ताओं का सम्मेलन, ऑप्शन 3 है कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां, ऑप्शन 4 है समांतरक प्रस्तुतियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। डायरेक्ट 13वां क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। ऑप्शन 1 तटस्थता, ऑप्शन 2 प्रभुत्व, ऑप्शन 3 उदासीनता, ऑप्शन 4 बोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बोध। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। अब जो प्रभावी संप्रेषण में वह है में उसमें पहले से यह धारणा बनी हुई है, बोध की जो धारणा है वह पहले से ही बनी हुई है। 14वां क्वेश्चन है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। ऑप्शन 1 अनियत संदेशों में, ऑप्शन 2 मौखिक संदेशों में, ऑप्शन 3 अमौखिक संदेशों में, ऑप्शन 4 उग्र संदेशों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अमौखिक संदेशों में। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है, अब कौन हो रहा है परस्पर विरोधी? तो मौखिक तथा अमौखिक जो संदेश है वो परस्पर विरोधी है, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। अब इसका राइट आंसर होगा मौखिक संदेशों में अधिकांश लोग विश्वास करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति की होने में होती है? ऑप्शन 1 गति रहित, ऑप्शन 2 शांत रहित होता है, ऑप्शन 3 तथ्यात्मक, ऑप्शन 4 खंडात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 तथ्यात्मक। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? अब जो सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की जो सामान्य विशेषता है वो तथ्यात्मक प्रकृति की होने में होती है। 16वां क्वेश्चन है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन 1 उदासीन उग्रता, ऑप्शन 2 कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषता, ऑप्शन 3 बाह्य संकेत, ऑप्शन 4 कूट लेखक कूटानुवादक रिकॉर्डर अनुबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। 17वां क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? ऑप्शन 1 दबाव अपीड़न, ऑप्शन 2 है समर्पण, ऑप्शन 3 है आमना सामना, ऑप्शन 4 है अनुनय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुनय। क्वेश्चन पूछा गया था कि सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अनुनय। 18वां क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? ऑप्शन 1 सामाजिक पहचान का, ऑप्शन 2 बाह्य निरर्थकताओं का, ऑप्शन 3 है पूर्वाग्रही उदासीनता, ऑप्शन 4 सामूहिक उग्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सामाजिक पहचान का। क्वेश्चन पूछा गया था कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? अब जो कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो सामाजिक पहचान का आधार है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 असंगत, ऑप्शन 2 उप असंगत, ऑप्शन 3 अंतविरोधी, ऑप्शन 4 अधीन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अंतविरोधी। क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध क्या कहलाता है? तो उसका जो संबंध है वो कहलाएगा अंतर्विरोधी। 27वां क्वेश्चन है, महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। यह किस प्रकार का तर्क है? तो यह सादृश्य परक तर्क है। इनमें दोनों में तुलना की गई है। आप देखोगे तो तुलना करने में हम सादृश्य परक का इस्तेमाल करेंगे। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आसन 1 दिया गया है, दशमलव संख्या 11 षोडश संख्या 11 से बड़ी है, और S2 कह रहा है कि द्विआधारी संख्या 11 0.101 की आंशिक भाग का दशमलव मान 0.625 है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है केवल S1, ऑप्शन 2 कह रहा है केवल S2, ऑप्शन 3 कह रहा है S1 तथा S2, ऑप्शन 4 कह रहा है न ही S1 न ही S2। तो इसका राइट आंसर होगा केवल S2, ऑप्शन 2 केवल S2 इज राइट। क्वेश्चन S2 था कि द्विआधारी संख्या 11 0.10 के आंशिक भाग का दशमलव मान 0.625 है, तो ये जो है सही है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें।
फर्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उप समूचय माना जाता है। ऑप्शन 2 है सॉफ्टवेयर के किसी किस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिक सुरक्षित कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? अब ऑप्शन 2 है नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड। अब जो ये दोनों ही कथन है ये दोनों ही सही नहीं है, मतलब गलत है। 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन 1 सेकेंडरी स्टोरेज कोमा मेन मेमोरी RAM कैश मेमोरी CPU रजिस्टर्स। ऑप्शन 2 है CPU रजिस्टर्स कोमा कैश मेमोरी कोमा सेकेंडरी स्टोरेज कोमा मेन मेमोरी RAM। ऑप्शन 3 है CPU कोमा रजिस्टर्स कोमा कैश मेमोरी कोमा मेन मेमोरी RAM कोमा सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन 4 है कैश मेमोरी CPU रजिस्टर्स कोमा मेन मेमोरी RAM कोमा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम स्पीड को सूचीबद्ध करना है। अब हमें उच्चतम क्या होगा? CPU रजिस्टर्स होगा। CPU जो वो सबसे बड़ा है, CPU के बाद आएगा CPU रजिस्टर्स के बाद आएगा कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी जो है उसे RAM भी कहते हैं, रैम भी कहते हैं। मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी स्टोरेज आएगा। 41वां क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन 2 डाटा सोर्सिंग, ऑप्शन 3 मेल मर्ज, ऑप्शन 4 स्पैम मेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेल मर्ज। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाश बनाने हेतु डाटा स्रोतों में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेल मर्ज। 42वां क्वेश्चन है डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? ऑप्शन 1 डिजिटल वेक्टर डिस्क, ऑप्शन 2 डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ऑप्शन 3 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन 4 डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन पूछा गया था कि डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। अब डीवीडी परिवर्णी किसके लिए? अब डीवीडी को जो फुल फॉर्म ही बता दिया गया है कि डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्सेटाइल, डी फॉर डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 43वां क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन ए कहता है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क कहता है पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती। अब कूट दिए गए हैं 4, उसे सही बताना है। ऑप्शन 1 कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए गलत है और आर सही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन अभिकथन जो है सही है लेकिन तर्क है ना उसकी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 44वां क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन 1 सड़क परिवहन, ऑप्शन 2 वाणिज्य क्षेत्र, ऑप्शन 3 उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा, ऑप्शन 4 पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सड़क परिवहन। क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होगा? तो शहरी क्षेत्र में NOx का प्रमुख स्रोत होगा सड़क परिवहन। 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन 1 टाइफाइड, ऑप्शन 2 हेपेटाइटिस, ऑप्शन 3 हैजा, ऑप्शन 4 डेंगू। डेंगू जो है वो जल जनित रोग नहीं है इसलिए ऑप्शन 4 डेंगू इज राइट। 46वां क्वेश्चन है भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। ऑप्शन 1 गीगावाट, ऑप्शन 2 5 गीगावाट, ऑप्शन 3 10 गीगावाट, ऑप्शन 4 15 गीगावाट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 5 गीगावाट। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। अब भारत सरकार का जो लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक का पावर उत्पादन का लक्ष्य है 5 गीगावाट। 47वां क्वेश्चन है
किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन 1 रवांडा, ऑप्शन 2 मोरक्को, ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 4 अल्जीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रवांडा। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए? तो रवांडा पर हस्ताक्षर किए गए। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमोस्फी नहीं है? ऑप्शन 1 हिमस्खलन, ऑप्शन 2 समुद्री कटाव, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन 4 सुनामी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुनामी। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमोस्फी नहीं है? सुनामी जो है वो हाइड्रोमोस्फी नहीं है। 39वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण है? A B C D ये हमें 4 अवगुण दिए गए हैं। A कहता है विश्व पाठ्यक्रमों के साथ समूहीकरण, B कहता है शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, C कहता है शिक्षा का वस्तुकरण, D कहता है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी होगा। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो B, C और D सही है। शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा सही है। सी कह रहा है शिक्षा का वस्तुकरण, ये भी सही है। डी कहता है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, बी, सी और डी ये तीनों सही है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ऑप्शन बी वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं, सी कहता है वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, डी कहता है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो बी, सी और डी ये राइट है। ऑप्शन 2 कह रहा है बी, सी और डी, बी, सी और डी सही है। 51वां क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन 1 समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, ऑप्शन 2 किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, ऑप्शन 3 है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, ऑप्शन 4 है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना से संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है, ऑप्शन बी राज्यसभा राज्यों की स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ऑप्शन 3 है राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शन डी है राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हमें 4 कोड दिए गए उनमें से बी और सी सही है। बी है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के साथ मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। 53वां क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, ऑप्शन बी राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, ऑप्शन सी राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, ऑप्शन डी नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। 55वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 कहता है जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। ऑप्शन 2 कहता है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन 3 कहता है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ऑप्शन 4 कहता है शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। ऑप्शन 5 कहता है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ऑप्शन 6 है वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। ऑप्शन 2 आ रहा है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 सही है। सॉरी 1, 2, 3 और 5। पहले देख लेते हैं, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है, सही है। दूसरा है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, सही है। ऑप्शन 5 है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता है, ये भी सही है। 56वां क्वेश्चन है, अभिकथन ए अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तर्क दिया गया है आर,
अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है और आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 58वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी का इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? ऑप्शन 1 परिचर्चाओं की विधि में। ऑप्शन 2 युग्मित वार्ता सत्र की विधि में। ऑप्शन 3 विचारवेश सत्र की विधि में। ऑप्शन 4 परियोजना विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परियोजना विधि में। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी का इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी का इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है परियोजना विधि में। 59वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 देश की सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन 2 समाज की आर्थिक स्थिति से। ऑप्शन 3 विमान राजनीतिक व्यवस्था से। ऑप्शन 4 शैक्षणिक व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शैक्षणिक व्यवस्था से। क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित होता है। 60वां क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है ए निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तर्क दिया गया है आर संकल्पात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। अब हमें 4 क्यूट दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 कहता है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 कहता है ए गलत और आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए सही है और आर गलत है। अभिकथन ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, सही है। तर्क दिया गया है आर संकल्पात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय, ये गलत है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।